Hello everyone, this is Kirti. In this video, we are going to discuss practice set 6 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice set 6. Your first question, Ichthyophuma comes to live in Eumorphia as a sacrifice made by his clan, which hopes to avoid war. And because he is Okenkovo nephew and his mother has died because his parents who were Christian missionaries died suddenly, none of the above. ठीक है, सो आपको ये बताना है कि इक्मी फ्यूमा जो है ये यूमोफिया क्यों आता है। ठीक है, सो ये आपको पता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ वेरी फेमस नोवेल बाई चिनुआ एचबे, नाइजीरियन ऑथर। उनका जो नोवेल है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें क्या है कि दो ट्राइब्स हैं, यूमोफिया एंड मेबियानो। ठीक है, मेबियानो जो ट्राइब है वहाँ का ये लड़का है इक्मी फ्यूवा, और यूमोफिया जो ट्राइब है उसका अकॉन को वो द मेन प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल के अंदर, वो वहाँ से बिलोंग करता है। तो होता क्या है कि जो इक्मी फ्यूमा है उसके जो फादर हैं वो एक ये जो उमोफिया है वहाँ की एक फीमेल का वो एक मर्डर कर देते हैं। ठीक है, उनसे एक मर्डर हो जाता है। तो उस झगड़े का सेटलमेंट करने के लिए ये जो इक्मी फूमा है इसको ये जो ओकॉन को वो है ये अपने यहाँ पर ले आता है, यानी यूमोफिया आ जाता है वो उसके साथ। ठीक है, तो आपका जो ए है आंसर यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। एज अ सेक्रीफाइस मेड बाय हिज क्लेन विच होप टू अवॉइड वॉर, जिससे कि वार ना हो। ठीक है, आपस में सेटलमेंट हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर उसको ले आता है। ठीक है, ओकॉन को वो। सो आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर मर्डर ऑफ ए ब्रदर। ठीक है, सो यहाँ पे एक वन वर्ड आपको बताना है, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या के लिए एक वर्ड आपको यूज़ करना है। क्या बोलते हैं उसको? फैट्रीसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रीसाइड। सो मर्डर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फैट्रीसाइड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भातृ हत्या। सो ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, होमिसाइड होता है आपका ह्यूमन, मतलब किसी ह्यूमन की हत्या। पैट्रीसाइड होती है फादर की हत्या। ठीक है, ये सब क्या है, लैटिन ग्रीक वर्ड होते हैं। पैटर मतलब होता है फादर, और साइड मतलब होती है किलिंग, आपको पता है। ठीक है, साइड मतलब होती है किलिंग और पैटर मतलब फादर, तो फादर किलिंग इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। रेजिस होता है किंग आपका, और साइड होती है किलिंग, तो अगर इसका मतलब हो जाएगा राजा की हत्या। ठीक है, होमिसाइड आपका हो गया ह्यूमन की हत्या, और इन्फार्टिसाइड इज ब्रदर हत्या। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन थिंग्स फॉल अपार्ट द इवेंट दैट फॉलो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चर्च इट बिकम्स क्लियर दैट। ऑप्शंस हैं आपके, द वाइट मैन इज किल्ड, the white man is unkind but his religion is good, the people of Imofia have completely lost their independence, Okonkwo will lead his pupil to freedom. So C is the right answer. The people of Umofia have completely lost their independence. So C is the right answer. Next है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4, इन बैचलर ऑफ आर्ट, ओके, हु बिकम द लीडर ऑफ द रिसरेक्शन ब्रिगेड। इसका लीडर कौन बन जाता है बैचलर ऑफ आर्ट में? चंद्रन, वेंकचला, राघवाचर, वीरा स्वामी, हु इज द लीडर? सो वीरा स्वामी। ठीक है, वीरा स्वामी बिकम द लीडर ऑफ द रिसरेक्शन ब्रिजेड। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीरा स्वामी। नेक्स्ट है 5, इन द बैचलर ऑफ आर्ट हु वो सुशीला फादर। ठीक है, सुशीला के फादर कौन है? आपको पता है बैचलर ऑफ आर्ट इज अ नोवल, वेरी फेमस नोवल बाय आर के नारायण। ठीक है, तो आर के नारायण का ये नोवेल है जिसमें मेन हीरो मैंने बताया था आपको चंद्रन है। चंद्रन की जो शादी होती है, मतलब एक दो लड़कियां उसकी लाइफ में आती हैं। फर्स्ट है मालती, जिसको वो प्यार करता है बट शादी नहीं हो पाती, एंड सेकंड इज सुशीला। ओके, सुशीला का जो रिश्ता है वो उसके फादर उसके लिए लाते हैं, तो वो उसकी जो है वाइफ बन जाती है। तो सुशीला के फादर कौन है यहाँ पे, आपको ये बताना है। ठीक है, सो जयराम अय्यर इज द फादर, वॉज द फादर ऑफ सुशीला। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। जयराम अय्यर इसके फादर हैं सुशीला के।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन कंठपुरा हु केम टू ओपन द डोर ऑफ टेम्पल। ठीक है, कंठपुरा नोवेल में कौन आता है दरवाज़ा खोलने में? रत्ना लॉक्ड हर सेल्फ इन टेम्पल। जब रत्ना अपने आप को लॉक कर लेती है वाइल एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए रत्ना अपने आप को टेम्पल के अंदर लॉक कर लेती है। तो दरवाज़ा कौन खोलता है? नरसम्मा, रंगमा, राची, भट्टा। हु ओपन द डोर इन कंठपुरा? ठीक है, सो ये रांची है, सो दरवाजा खोलती है, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रांची। नरसम्मा आपको पता है मूर्ति की माँ है, मूर्ति इज़ द मेन हीरो ऑफ द नोवेल। नेक्स्ट है यहाँ पर 7, लिफ्ट द फ्लैग हाई, ओ लिफ्ट द फ्लैग हाई, ब्रदर्स सिस्टर फ्रेंड्स एंड मदर्स, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ रेवोल्यूशन। तो वो कहते हैं कि झंडा को मतलब ऊंचा करो, सभी भाई बहन दोस्त माँ बहन भाई सभी लोग मिलकर, और ये जो फ्लैग है वो किसका है? रेवोल्यूशन फ्लैग है ये। सो ये जो सॉन्ग वो लोग गाते हैं कौन से नोवेल से हैं ये लाइन? द लास्ट लीफ थिंग्स फॉल अपार्ट, कंठापुरा, ऑल माई सन। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम कंठापुरा, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंड लास्ट लीफ आपको पता है ओ हेनरी, शॉर्ट स्टोरी है ये। ओ हेनरी की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, आपके सिलेबस में है। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ एचबे का हो गया, ऑल माई सन्स भी आपका वो है आर्थर मिले का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ग्रेप्स ऑफ रेथ वाई डज रूथी रिवेल टॉम सीक्रेट। ठीक है, जो ग्रेप ऑफ द रेथ है जॉन स्टीनबैक का नोवेल है, जिसमें रुथी जॉर्ड एक करेक्टर है जो टॉम के सीक्रेट को उजागर कर देती है। वाई वाई वो इसके सीक्रेट को रिवेल करती है? बिकॉज ऑफ शी इज़ ज्वेलस ऑफ हर एल्डर ब्रदर, वो उससे अपना जलती है। सी टॉक इन हर स्लीप, वो अपनी नींद में बोलती है। शी वांट टू फ्राइटन ऑफ अ पुलिसमैन, she want to impress a girl who is picking on her, so she want to impress a girl who is picking on her, so D is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 9, इन द ग्रेप्स ऑफ रेथ एट द कॉटन फेम। ठीक है, ग्रेप्स ऑफ द रेथ ये जो नोवेल है, तो इस कॉटन फेम में कॉटन फेम पर वेयर डू द जॉर्ड्स लिव्स। तो द जॉर्ड्स का मतलब है कि जो जॉर्ड फैमिली है वो कहाँ रहती है। ठीक है, तो इन अ बॉक्स, इन अ बॉक्स बॉक्स कार, इन अ शेक, इन अ टेंट, इन अ कलवर्ट। तो ये कार के अंदर रहती है। ये जो जॉर्ड फैमिली है, मतलब इतने ख़राब दिन इन लोगों के आते हैं जब ये कैलिफोर्निया माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहाँ पर ये लोग यहाँ काम करते हैं कॉटन फेम में आके, फिर यहाँ पर ये लोग जो हैं इस बॉक्सर कार में के अंदर रहते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज हीमिंग वे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज़। ठीक है, जो हीमिंग वे हैं वो सेंटियागो की आइज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? दे आर फुल ऑफ पेन, दे आर ब्लैंक विद डिफीट, दे आर बिट्रे द वियरीनेस ऑफ द सोल, दे आर द कलर ऑफ द सी। सो कैसे डिस्क्राइब किया है उन्होंने सेंटियागो की आँखों को? दे आर द कलर ऑफ द सी, बिल्कुल जो समुद्र का कलर होता है वैसी उसकी आंखें हैं। सो समुद्र से उसकी आंखों की तुलना की है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, हु इज़ सेंटियागोज हीरो। सेंटियागो, ठीक है, हीरो है अर्नेस्ट हीमिंगवे के नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी में। लेकिन आपको यहाँ बताना है कि सेंटियागो अपना हीरो किसे मानता है। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मॉडल होता है, कोई ना कोई उसका आइकॉन होता है जिसको वो फॉलो करता है। सो सिमिलरली सेंटियागो भी अपना किसी को हीरो मानता है। वो कौन है? हैरी ट्रूमैन, जॉय डी मैगियो, है ना, जॉय डी मैगियो, जिक सिस्टर, फिडेल कैस्ट्रो। सो ये जॉय डी मैगियो है, सो बी इज़ द राइट आंसर। जॉय डी मैगियो इज सेंटियागो हीरो। ठीक है, उससे इस करेक्टर से इसको स्ट्रेंथ मिलती है, इसको वो अपना आइडियल मानता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, हु इज़ द विलेन इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, ये जो नोवेल है ना, इसके अंदर विलेन का रोल कौन अदा करता है? विलेन कौन है यहाँ पर? रोजर चिलिंगवर्थ, आर्थर डिमेंस जेल, है ना, हेस्टर प्राइन, पर्ल। सो हेस्टर प्राइन तो हीरोइन है इस नोवेल की। ठीक है, पर्ल इसकी इलेजिटिमेट डॉटर है, हेस्टर प्राइन की बेटी है पर्ल। एंड आर्थर डिमेंस जेल कौन है? इसका मतलब फ्रेंड है इसका,
हेस्टर प्राइन का, एंड रोजर सिलिंगवर्थ इज़ द विलेन इन द नोवेल। ये इसका हस्बैंड है हेस्टर प्राइन का, जो कि एक विलेन का रोल करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके साथ एज में ये बड़ा है। नेक्स्ट है 13, ऑल दो द स्कारलेट लेटर फर्स्ट डिनोट अडल्टरेस लेटर इट डिनोट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मतलब ये जो नोवेल है पहले क्या डिनोट करता है, एडल्टरेस। एडल्टरेस आप जानते हैं, ठीक है। और लेकिन बाद में क्या डिनोट करता है ये, अवेलेबल, अबेल, अलाइव, अलोन। सो अबेल, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14, पिग्गी इंसिस्ट ऑन विजिटिंग जैक्स ट्राइब टू, ठीक है। पिग्गी इंसिस्ट करता है जैक्स की ट्राइब को विजिट करने के लिए। स्टार्ट ए सिग्नल फायर ऑन माउंटेन टिप, जॉइन टी ट्राइब, डेस्ट्रॉय देम, गेट बैक बाई ग्लासेस। सो क्यों करना चाहता है वो, सो गेट बैक बाई ग्लासेस, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ग्लासेस कौन बच्चा इसमें पहनता है, सो पिग्गी। पिग्गी एक चश्मा पहनता है, ठीक है, ये इस नोवेल के अंदर। नेक्स्ट है 15, अ ह्यूज रॉक डेस्ट्रॉय पिग्गी अलॉन्ग विथ, ठीक है। एक ह्यूज रॉक है ना, पिग्गी को डिस्ट्रॉय कर देती है और क्या कर देती है उसके साथ में वो, साइमन, हिज ग्लासेस, द कॉन्च, द सॉ। सो 15 है आपका द कॉन्च। द कॉन्च मतलब होता है शंख, ठीक है। तो पिग्गी के साथ में वो जो शंख था, है ना, शंख था जो जो इनकी लीडर मतलब जो निर्धारित कर रहा था इसमें कि जिसके पास शंख रहेगा वही लीडर होगा। तो वो जो है पिग्गी के हाथ में होता है और वो भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 16, नेक्स्ट टू होम डज पीटर फॉल एज लीप इन रीजन पार्क इन द स्कारलेट लेटर, ठीक है। सो द वेरन स्मिथ, अ नर्स एंड बेबी, एन ओल्ड मैन एंड हिज डॉग, द गर्ल ही हैड फॉलोड। सो अ नर्स एंड बेबी, ओके। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17, द इन द स्कारलेट लेटर विच figure appears to Peter as he is dreaming, the solitary traveler, Clarissa sheepdog, and Peter's Doppelganger, Peter's doppelganger, Sally Seton. So the solitary traveler A is the right answer. Next है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 18, who is responsible for the attack on Mrs. Jo in Great Expectation, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन से ये क्वेश्चन है, वेरी फेमस नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। उसमें कौन मतलब अटैक करता है मिसेस जॉ के ऊपर, ठीक है। मैगविच, ऑरलिक, कॉम्पसन, पिप। So Orlick is responsible for the attack on Mrs. Joe in Great Expectation. B is the right आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 19, वेयर डज पिप फर्स्ट एनकाउंटर मैगविच। मैगविच से पहली मुलाकात पिप की कहाँ पर होती, मिसेस जो हाउस, द स्मिथी, द रिवर, द चर्च यार्ड, ठीक है। सो इन चर्च यार्ड, सो चर्च यार्ड में वो पहली बार मिलता है इससे मैगविच से, जो कि इसका रियल बेनिफैक्टर है एंड द फादर ऑफ स्टेला, ठीक है। ये फादर है स्टेला का जिससे पिप प्यार करता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। 20 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट दैट बिंगली रेंट, ठीक है। उस स्टेट का नाम बताना है आपको जहाँ पर बिंगली रहता है, ठीक है। सो लॉन्गबर्न, रोजिंग्स, फॉक्सहॉल, नीदरफील्ड, क्या नाम है उस स्टेट का, सो नीदरफील्ड, ठीक है। नीदरफील्ड में ये लोग अपना ये ले लेते हैं। नेक्स्ट है 21, वाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट डर्सी इनिशियल प्रपोजल। तो एलिजाबेथ इज़ द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाई जेन ऑस्टिन। वो डर्सी का जो इनिशियल प्रपोजल है उसको रिजेक्ट करती है। वाई, ही इज़ टू पुअर, वो गरीब है। शी डज़ नॉट लाइक हिम, वह उसको पसंद नहीं करती। इट वॉज कस्टमरी फॉर वोमेन एट दैट टाइम टू रिजेक्ट द फर्स्ट प्रपोजल, कि ये कस्टम थी उस टाइम की कि फर्स्ट प्रपोजल रिजेक्ट ही किया जाएगा, या फिर शी इज़ इन लव विथ समवन एल्स, या वो किसी और के प्यार में। सो वो उसको पसंद नहीं करती, ठीक है। उस समय तक उसके लिए उसके मन में कोई फीलिंग नहीं थी डर्सी को लेकर। सो शी डज नॉट लाइक हिम, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वाई डू जोसेफ एंड फैनी नॉट करेस्पॉन्डेड ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंदन।
ठीक है। जोसेफ एंड फैनी, जोसेफ एंड्रयूज, आपको पता है हेनरी फिल्डिंग का नोवेल है ये, जिसमें ये मेन हीरो है जोसेफ एंड्रू, एंड इसकी बिलवर्ड है यहाँ पे फैनी। तो वो लोग करेस्पॉन्ड नहीं कर पाते आपस में जब वो लंदन में है। बाय व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों नहीं कर पाते ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, लेडी बूबी रीड्स ऑल ऑफ जोसेफ करेस्पॉन्डेंस, फैनी इज़ इलिटरेट, मिस्टर एडम एडवाइज देम अगेंस्ट इट, जोसेफ फॉल इन लव विद समवन एल्स, ठीक है, जोसेफ किसी और के प्यार में पड़ जाता है, या फिर एडम ऐसे मना करते हैं, या फैनी इज़ इलिट। सो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, फैनी इज़ इलिटरेट। जो फैनी है वो क्या है, अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, सो इस वजह से वो लोग करेस्पॉन्ड नहीं करते। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23, मैच द कॉलम 1 टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पर मैच करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कई सारे वर्क को एक साथ पूछ लेता है, ठीक है। सो ये आजकल क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ट्रेंड हो गया है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है जैसे ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है। ड्रीम चिल्ड्रन आपको पता है कि चार्ल्स लेम का वर्क है, ये ऐसे है उनका, बहुत ही प्यारा ऐसे है ना। तो उसमें कुछ करेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे है एलिस है, जॉन है, उनके ड्रीम चिल्ड्रन की वो बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। पूरा कंप्लीट टेक्स्ट मैंने उसका पढ़ाया है। तो ड्रीम चिल्ड्रन में आपका एलिस है, जो उनकी काल्पनिक बेटी है, और एलिस उनकी बिलवर्ड का नाम भी है जिसकी बात वो उस ऐसे के अंदर करते हैं। सो वन का जो 1 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, एलिस। ड्रीम चिल्ड्रन का सी हो जाएगा। द फ्लाई, फ्लाई आपकी जो है कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरी है ये। सो इसमें आपको है ये जो मिस्टर वुडी फील्ड देखने को मिलते हैं, आपने अगर ये पढ़ा हो तो मिस्टर वुडी फील्ड हैं और मिस्टर बॉस, ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो इसी से इस जो है स्टोरी की मतलब शुरुआत होती है ना, मतलब ऑफिस का सीन है, वहाँ पर वुडी फील्ड और बॉस जो मेन यहाँ पर वो है हीरो है, वही लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वुडी फील्ड आप समझ के फ्लाई में है। तो सेकंड का हो जाएगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, सी ए। फेयरवेल पार्टी आपको पता है अनीता देसाई का वर्क है जिसमें रमन, ठीक है। तो तीसरे का हो जाएगा डी, एंड द स्पेक्टेटर क्लब में आपको सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट मिल जाएंगे, तो बी। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन हो गए। तो देख लो अब यहाँ पे सी ए बी डी, सॉरी सी ए डी बी, सी ए डी बी, ठीक है, सी ए डी बी यहाँ पर है ये, तो सी आपका आंसर बन जाएगा, सी ए डी बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 24, चार्ल्स लैम्स चीफ क्वालिफाई इज, ठीक है। तो इनकी जो क्वालिटी हैं वो आपको बताना है। इनके जो वर्क्स में द ईगोटिस्टिकल एलिमेंट, मिस्ट्री, ह्यूमन नेचर, नेचुरल एलिमेंट, सो द ईगोटिस्टिकल एलिमेंट, ठीक है, ये इनकी चीफ मतलब जो क्वालिटी हैं इनके वर्क्स की, वो इनके देखने को मिलती हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 25, इराज इज़ अ करेक्टर अपीयर्स इन, ठीक है, ये करेक्टर है किस में अपीयर होता है यहाँ पर बताना है आपको। योर ऑप्शंस आर द राइवल लेडीज, ऑल फॉर लव, टिरेनिक लव, द इंडियन क्वीन। सो इराज इज अ करेक्टर अपीयर्स इन ऑल फॉर लव, ठीक है। ऑल फॉर लव 1678, 1678 में पब्लिश हुआ था, 1677 में लिखा गया था बाई जॉन ड्राइडन, ठीक है, आपको पता ही है। 26 का है हु इज़ यूनिक्स इन द प्ले ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव में एक यूनिक्स करेक्टर है उसका नाम आपको बताना है वो कौन है। तो आप समझते हैं यूनिक्स का मतलब होता है जो लोग होते हैं ये किन्नर लोग होते हैं, जो आपके यहाँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो डांस वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उनको हम यूनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिक्स है इस प्ले के अंदर वो है एलेक्सा। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और चार्मियन आपको पता ही है कि जो क्लोपेट्रा है उसकी मेडिंग वूमेन है ये। 27 है, इन ऑल माई सन्स एंड बिलीव्ड जॉ किलर टू बी। तो ऑल माई सन्स में जो एन है वो मानती है क्या मानती है कि जॉ किलर है, गिल्टी है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, वेल इन्फॉर्म्ड है, क्या है जॉ किलर। सो जॉ किलर को वो इनोसेंट मानती है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट
आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, हु हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के राइटर कौन है। अनीता देसाई, मॉगम गोल्डिंग और एमिली डिकिंसन। तो ठीक है, विलियम गेराल्ड गोल्डिंग इज द राइटर ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, द लाइन्स द सी ऑफ फेथ was once true at the full and round earth shore is written by। ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना। कमला दास, टैगोर, थॉमस ग्रे, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, सो मैथ्यू आर्नोल्ड का बहुत ही फेमस वर्क लिखा है उन्होंने, डॉवर बीच, वहाँ से ये लाइन जो है ली गई हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, ईट्स वॉज द लीडर ऑफ। ईट्स, ठीक है, W B ईट्स जो है, विलियम बटलर ईट्स जिनका पूरा नाम है, वो लीडर हैं किसके, ग्रीक मिथोलॉजी, अमेरिकन ट्रेंड्स इन आयरलैंड, कैल्टिक राइवल, नन ऑफ दी। सो ईट्स वॉज द लीडर ऑफ कैल्टिक राइवल। ठीक है, कैल्टिक रिवाइवल, सॉरी कैल्टिक रिवाइवल। कैल्टिक रिवाइवल जैसे जैसे इंग्लैंड का जो इंग्लैंड में जो रिवाइवल हुआ था वैसे ही ये कैल्टिक रिवाइवल भी एक है, मतलब आयरलैंड में कैल्टिक रिवाइवल हुआ था, उसके ये लीडर हैं। नेक्स्ट है 31, आर्म्स एंड द मैन आई सिंग इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्ड्स, व्हाट आर दीज लैटिन वर्ड्स। अर्मा विरुम क्यू कैनो। सो अर्मा विम क्यू कैनो, ये जो है क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 32 है, इन द प्ले हे वंदना वेयर डू द मैन ट्राई टू कट देयर हैट्स ऑफ। ठीक है, तो कहाँ पर ये लोग करते हैं आपको बताना है, काली टेम्पल में। ठीक है, काली टेम्पल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33, पिटी मस्ट प्रिवेल, हु स्पीक, कौन बोलता है, पिटी मस्ट प्रिवेल, एंटनी, सेरापियन, ओक्टेविया, डोलाबेला। सो डोलाबेला स्पीक, पिटी मस्ट प्रिवेल, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34, जॉनसन वॉज अवॉर्डेड ऑनरेरी MA डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नन या बोथ दी यूनिवर्सिटी। सो बोथ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जॉनसन को दोनों यूनिवर्सिटी से ये ऑनरेरी डिग्री मिली थी। सो डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 35, माइल्ड्रेड डगलस हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन द प्ले द हैरी ऐप, वर्कर, कैपिटलिस्ट, टीचर। ठीक है, और नन ऑफ दीज, मतलब ये करेक्टर है तो ये हैरी ऐप में है, तो इनको क्या है ये उसके अंदर, मतलब वर्कर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, तो ये कैपिटलिस्ट हैं, मतलब पूंजीवादी हैं हिंदी में बोलो तो, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना था, सो सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी हमारा जो गणतंत्र दिवस है ना, वो इसीलिए मनाया जाता है कि उस दिन हमारा जो देश है वो रिपब्लिक बना था। सो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 37, फ्रेंडशिप वॉज अनदर इल्यूजन लाइक लव दो इट डिड नॉट रीच द सेम मेड हाइट। People pretended that they were friends when the fact was they were brought together by force of circumstances. Friendship, what meaningless expression had come into use, who said? So, कौन कहता है ये आपको बताना है इन 37 क्वेश्चन में। ठीक है, कौन बोलता है ये लाइंस, ये ऑप्शन आर, ये मोहन है, बैचलर ऑफ आर्ट मोहन बोलता है, वीरा स्वामी बोलता है, मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट से, बट बोलता कौन है ये आपको करेक्टली बताना है यहाँ पे। सो चंद्रन जो कि जो मेन हीरो है, मतलब मेन प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल का, वो बोलता है। ठीक है, चंद्रन इन बैचलर ऑफ आर्ट, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे गणपति शास्त्री गर्ल इन द बैचलर ऑफ आर्ट इज। ये जो गणपति शास्त्री गर्ल हैं ये कौन है बैचलर ऑफ आर्ट में, ये बताना है। तो प्रोफेसर हैं ऑफ हिस्ट्री के, प्रोफेसर तो वो हैं राघवाचार्य, आपको पता है। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं या नहीं,
मैच मेकर, ये मैच मेकर है। मैच मेकर आप जानते हो, शादी वगैरह करवाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं एक टाइप से, लड़का लड़की का जो रिश्ता मिलवाते हैं, वो है ये। नेक्स्ट है 39। इन द नोवल कंठपुरा द माउथ ऑफ डैश ब्रॉट लाइट जॉय एंड मैरी मेकिंग फॉर ऑल। तो ठीक है, फागुन, जनवरी, माघ और कार्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों तो हिंदी के महीने हैं। जैसे फागुन हो गया, आपकी होली आती है फागुन में, कार्तिक में विंटर शुरू हो जाते हैं, माघ होता है एक महीना, हिंदी के महीने हैं ये। एक यहाँ जनवरी दे रखा है। सो आपका जो 39 का आंसर हो जाएगा कार्तिक। ठीक है, कंठपुरा में कंठपुरा द माउथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, कार्तिक बॉट joy and merry making for all. Next है 40। इन दी नोबल कंठपुरा सावित्री वॉज दी वाइफ ऑफ। ये जो सावित्री है कंठपुरा में, ये किसकी वाइफ है आपको बताना है। सो सावित्री वॉज दी वाइफ ऑफ भट्टा। ओके, ये थोड़ा सा ऐसे ही है ना, गुस्से वाला आदमी है। 41 है। टू होम हैड एडम्स है बीन कंपेयर्ड इन स्ट्रेंथ इन जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, ये जो एडम हैं ये किससे कंपेयर किए गए हैं जोसेफ एंड्रयूज में, जो यूरेनिया, हरक्यूल और म्यूज़। सो ये हरक्यूल से इनको कंपेयर किया गया है। एडम क्या है, इसमें प्रीस्ट हैं। आपको पता है जोसेफ एंड्रयूज जो नोवेल है उसके अंदर ये एडम्स का जो करेक्टर है ये प्रीस्ट हैं बेसिकली। नेक्स्ट है 42। द फुल नेम ऑफ पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। ठीक है, पिप का फुल नेम क्या है। पिप तो निक नेम है, जैसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, घर में बना लेते हैं छोटा नाम, सो वो है पिप। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो फ्लिप प्रेप है, और ये क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो फ्लिप प्रेप याद रखना। नेक्स्ट है 43। हुज फादर वॉज अ कमांडर। किसके फादर जो हैं यहाँ कमांडर हैं, मतलब ये वही है, ये जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से क्वेश्चन लिया गया है। Piggy, Ralph, Jax, none of these. So Raph's father was a commander. So B is the right answer. नेक्स्ट है 44। गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था, इन 1930। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45। वाई डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू रिलीज फ्रॉम द जेल। ठीक है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये बेल पर रिहा हो जाते हैं जेल से। क्यों क्यों रिहा हो जाते हैं, बिकॉज हिज मदर वॉज सीरियसली इल, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से वो जो है रिलीज़ हो जाते हैं जेल से। नेक्स्ट है 46। आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस। तो काश मेरे पास वो बॉय होता जो मेरी हेल्प करता ये सब देखने में। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैंडोलिन, मर्लिन, सैंटियागो और नन ऑफ दी। सो यहाँ पे मैनोलिन, मैनोलिन यहाँ पे एक करेक्टर है। ठीक है, मैनो यहाँ पे मैंडो कर दिया है, गलत है। ठीक है, मैनो, मैनोलिन एक बॉय है जो अप्रेंटिस है सैंटियागो का, जो उसके साथ रहता है। बट अभी क्या है, उसके फादर जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको मना कर दिया है कि इसके साथ मत जाओ, क्योंकि ही इज़ अनलकी मैन। कोई फ़िश वगैरह तो मिलती नहीं है, बेकार में तुम वहाँ जाते हो। तो वो उस लड़के को मिस मिस कर रहा होता है कि काश मैनोलिन यहाँ पर होता। नेक्स्ट है 47। ऑन द 85th डे सेंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेज नोन एज। ठीक है, जो 85th डे जो सेंटियागो है वो किधर किस तरफ। नेक्स्ट है 47। ऑन द 85th डे सेंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेज नोन एज। ठीक है, जो फिश की मतलब फिश पकड़ते पकड़ते वो जिस डायरेक्शन में चला जाता है उस डायरेक्शन को जाना जाता है ग्रेट वॉल, ग्रेट फॉल, ग्रेट हॉल, नन ऑफ दी। तो उसको कहते हैं हम ग्रेट वॉल की तरफ वो चला जाता है, क्योंकि 84 डेज ऑलरेडी उसको हो चुके हैं, कोई फिश उसको मिली नहीं है। ठीक है, तो 84 डेज तक बेचारा स्ट्रगल करता रहता है, और 85th डेज वो ग्रेट वॉल में चला जाता है। ठीक है, वैन सुसन एंड माइकल फर्स्ट मीट इन सीक्रेट वॉट आर हिज फर्स्ट वर्ड टू हर। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम माइकल सुसन से मिलता है इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, तो वो क्या बोलता है उसको, तो वो कहता है आई डोंट ड्रिंक। है ना, कितना आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि आई डोंट ड्रिंक, वो इससे कहता है, जबकि कुछ टाइम के बाद ड्रिंक की वजह से ही बेचारी सुसन को बेच भी देता है वो, है ना, न्यूसन को। सो आई डोंट ड्रिंक, ये स्टेटमेंट वो यूज़ करता है। नेक्स्ट है 49। वॉट निक नेम टू डू द कास्टर ब्रिज टाउन्स पीपल गिव टू सुसन। ठीक है, कास्टर ब्रिज के लोग सुसन को क्या निक नेम देते हैं, ब्लू बियर्ड, मिस लेस श्योर, द घोस्ट, द गोल्ड डिगर। सो द घोस्ट कहते हैं उसको, है ना।
नेक्स्ट है 50, व्हेन एंड वेयर डज माइकल वांट टू मीट सूजन। ठीक है, कहाँ और कब जो माइकल है वो सुसन से मिलना चाहता है। ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके, एट हिज होम दैट आफ्टरनून, सो एट द रिंग दैट नाइट, है ना, डी वाला सही हो जाएगा, एट द रिंग दैट नाइट। 51 है, माइकल हैंचर्ड इम्पल्सिवली गिव द जॉब ऑफ डैश फारफ्रे। ठीक है, तो जो माइकल हैंचर्ड है वो इम्पल्सिवली फारफ्रे को जॉब दे देता है, किसकी, जनरल मैनेजर उसको वो बना देता है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हे ट्रू सर, तो यहाँ पर हैंचर्ड ही था पहले, मतलब मेयर बनने से पहले वो घास कटर था, घास काटने वाला था। नेक्स्ट है 52, इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर विजिटेड फ्रीक्वेंटली मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स। ठीक है, ये जो नोबल है इसके अंदर जो सिस्टर हैं वो मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स के यहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करती हैं। कौन कौन है ये, जैन एंड एलिजाबेथ, जैन एंड कैथरीन, लिडिया एंड मैरी, कैथरीन एंड लिडियास। ठीक है, ये छोटी वाली लड़कियां हैं, सो डी इज़ द राइट आंसर, कैथरीन एंड लिडिया। नेक्स्ट है 53, इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉटर ऑफ मिस्टर बैनेट एट फर्स्ट डिसलाइक डर्सी। ठीक है, तो ये जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, आपको पता है जैन ऑस्टिन का नोवेल है, केम इन 1813 एंड उसको इन्होंने अपना फेवरेट नोवेल माना है, चाइल्ड कहा है। ठीक है, और इसमें 5 डॉटर्स की कहानी है जो अनमैरिड हैं, उनकी शादी वगैरह नहीं हुई, तो उनके पेरेंट्स काफ़ी वरीड रहते हैं उनकी शादी के लिए। तो यहाँ पर पहली कौन सी बेटी है वो जो पहले स्टार्टिंग में डर्सी को फर्स्ट डिसलाइक करती है, तो ये है एलिजाबेथ, है ना, जो कि हीरोइन है इस नोवेल की, एलिजाबेथ बैनेट, जो डर्सी को डिसलाइक करती है, एंड बाद में उसको वो पसंद करने लग जाती है डर्सी को। होता है ना कि लड़कियों की ना में हाँ छुपी होती है, वो वाली कंडीशन है, पहले ना ना करती है फिर बाद में हाँ हाँ हो जाती है। नेक्स्ट है 54, द नोवेल टू वर्जिन्स वर पब्लिश्ड इन, ये जो टू नोवेल ये टू वर्जिन्स है ये कब पब्लिश हुआ था, सो इन 1974 बाई कमला मार्कंडे। नेक्स्ट है 55, इन द नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रेथ टॉम जॉर्ड हैड बीन इम्प्रिजन्ड आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ। ठीक है, तो ये जो नोवेल है द ग्रेप ऑफ रेथ, इसमें टॉम जॉर्ड को इम्प्रिज जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है, फैट्रीसाइड किया है। फैट्रीसाइड आपको पता है भाई की हत्या होता है, जो होमिसाइड होता है मतलब ह्यूमन की हत्या, जीनोसाइड है ना, पूरी रेस की हत्या, इन्फेंटिसाइड किसी बच्चे की हत्या को कहते हैं। तो यहाँ पे होमिसाइड की वजह से, ठीक है, होमिसाइड एक मर्डर कर देता है, उसकी वजह से ये जेल में चला जाता है, एंड जब प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ से ये पैरोल पर रिहा हो रहा होता है। ठीक है, तो वही सीन्स इसकी शुरुआत होती है नोवेल की। 56 है द स्कारलेट लेटर पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था, 56 बताना है आपको, 1835, 1935, 1850, 1950, कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो 1850 में, 1850 ध्यान रखना, 1850 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे झबरा, झबरा डॉग का नाम है, झबरा केप्ट ऑन बार्किंग, सो झबरा भौंकता रहा। ठीक है, हिंदी में इसका हो जाएगा झबरा भौंकता रहा। नेक्स्ट है 58, इन द नोबल एनिमल फार्म स्नोबॉल रिप्रेजेंट, ये जो स्नोबॉल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एनिमल फार्म में। ठीक है, एनिमल फार्म आपको पता ही है, मैंने बताया था जॉर्ज ऑरवेल का है। तो इसमें स्नोबॉल और ये जो है नेपोलियन, दो सुअर होते हैं, दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, इनके बीच में इलेक्शन होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, सिंबल हैं। तो स्नोबॉल किसका प्रतीक है, और ये जो है अ, ये आपको बताना है यहाँ पे, है ना, बेसिकली। तो स्नोबॉल जो है, रूस में जो क्रांति हुई थी ना, तो वहाँ पर जो ट्रॉट स्काई था उसका ये प्रतीक है। ठीक है, स्नोबॉल। एंड जो स्टॉलिन है ये नेपोलियन है ना, इसमें दूसरा वाला जो सुअर है जो सेल्फिश है, नेपोलियन, नेपोलियन इसका प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दी टर्म ए एक बो इज़ यूज इन द नोवल थिंग्स फॉल अपार्ट मीन्स, ये जो टर्म है इस ये थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। 59 का, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60, इन द वेस्टलैंड हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द लॉन्ग डिस्कशन विच बिगिन सेक्शन 5,
वॉट द थंडर सैड। तो वेस्टलैंड में जो 5 सेक्शन है उसका सब्जेक्ट कौन है वो आपको बताना है। आपको पता है कि जो पोइम है वेस्टलैंड, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। TS ईलेट की पोइम है वेस्टलैंड, जिसमें 5 सेक्शन है, ठीक है। बरियल ऑफ द डेड से शुरुआत होती है एंड लास्ट में वॉट द थंडर सैड, है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, विष्णु, वर्जिन मैरी या जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द थंडर सैड विच इज द 5 section of the poem Wasteland. Okay, next है 61 in the Wasteland, from what has the character Albert just been released। तो इस पोएम में इन द वेस्टलैंड में अल्बर्ट नाम का जो करेक्टर है वो अभी जस्ट रिलीज हुआ है। कहाँ से, हिज मैरिज, वो प्रिजन, द मिलिट्री, हिज जॉब। तो प्रिजन वो सॉरी मिलिट्री से भी आया है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 62, व्हेन डज स्टैनली टेल मैकन दैट हिज बर्थडे रियली इज। ठीक है, स्टैनली बताता है मैकन को कि उसका बर्थडे वास्तव में कब आता है, द नेक्स्ट मंथ। वो कहता है उसका कोई बर्थडे अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, और ज़बरदस्ती ये लोग उसका बर्थडे मनाने लग रहे होते हैं। 63 का है, व्हाट डज मैकन सिंग फॉर मैग इन एक्ट 2 पार्ट 3। An opera, a rap, an Irish folk song, a hymn. So an Irish folk song. So C is the right answer. नेक्स्ट है 64, हु विजिट द टाइपिस्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्टर है टाइपिस्ट गर्ल, उसके पास कौन विजिट करता है, प्रूफ रॉक, द यंग मैन कार बंकलर, ब्रैडफोर्ड, मिलीनियर, मिसिस पोर्टर। सो ये आता है, यहाँ पर एक यंग मैन आता है कार बंकलर। ठीक है, कार बंकलर का मतलब होता है कि उसके चेहरे पे काफ़ी मुहासे वहासे हैं, ठीक है, मुहासे नुमा फेस है उसका यंग मैन का, वो ये जो टाइपिस्ट गर्ल है इससे मिलने आता है। 65 है, हु विटनेसेस द विजिट। इस विजिट का विटनेस कौन है, ठीक है, ये लोग मिलते हैं आपस में, ठीक है, इनका आपस में मतलब इसमें इंटरकोर्स दिखाया गया है, ये जो टाइपिस्ट गर्ल है और ये जो यंग मैन है कार बंकर। अब इस विजिट का, ये जो इससे मिलने आया है इस लड़की से, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो पूरा दृश्य है, उसको कौन देख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब विटनेस कौन है इस विजिट का, इसकी विजिट का, है ना। तो ये टायरिसिस है। टायरिसिस एक अंधा व्यक्ति है जो कि यहाँ पर सबको देख रहा होता है कि क्या चल रहा है, तो वो इन सारा जो इनका जो चल रहा है वो सब कुछ ये बयां कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 66, हु इज़ एन एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर एंड एलमेनक कंपाइलर इन मालगुडी इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, सो कौन है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, कौन है जो एलमेनक कंपाइलर मतलब जो कैलेंडर वगैरह बनाते हैं, पूरा आपका जो बताते हैं, आपका जन्म पत्रिका बनाते हैं मालगुडी में, जो बैचलर ऑफ आर्ट, साउथ हिंगल, रामू, गणपति शास्त्री, गल गजापति। सो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिनोनियम ऑफ बायस। बायस का सिनोनियम क्या हो जाएगा, predisposition, hatred, notion, none of these. So predisposition is the synonym of bias. नेक्स्ट है 68, हु इज चंदन्स पोइट फ्रेंड इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, चंदर का फ्रेंड बताओ जो पोइट है, तो वो मोहन है। ठीक है, मोहन है, मोहन इज चंदर पोइट फ्रेंड। नेक्स्ट है 69, ही केम एंड सेट। ठीक है, बताओ ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, ही केम एंड सेट एट मी, आउटसाइड मी, बिसाइड मी, ऑफ मी, क्या आएगा। तो ही केम एंड सैट बिसाइड मी, बिसाइड मतलब मेरे पास। नेक्स्ट है यहाँ पर 70, ईट्स वॉज द लीडर ऑफ। ये लीडर हैं किसके, ग्रीक मिथोलॉजी, अमेरिकन ट्रेन इन आयरलैंड, कैल्टिक रिवाइवल, नन ऑफ। अभी ये लास्ट में भी आया था क्वेश्चन, कैल्टिक रिवाइवल के ये लीडर हैं। ठीक है, आई सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। ठीक है, आई सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड डैश, हु स्पीक दिस ओपनिंग वर्ड ऑफ द प्ले। सो कौन बोलता है ये ओपनिंग वर्ड प्ले के, मतलब ये ओपनिंग लाइन है जो शेक्सपियर के फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। तो इन लाइंस का जो स्पीकर है वो आपको बताना है। सो ये एंटोनियो बोलता है कि उसे पता नहीं है कि वो दुखी क्यों है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों दुखी रहता है, तो कहता है शायद मेरा नेचर ही ऐसा है, इसीलिए मैं ऐसे दुखी रहता हूँ। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु बिलीव्स दैट इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। ठीक है, कौन ये मानता है कि वो वाइज फादर होता है जो अपने बच्चे के बारे में जानता है।
ठीक है। सो यहाँ पे लॉन्स लॉट, नेरिसा, पोर्सिया, नन ऑफ दी। सो ये लॉन्स लॉट बोलता है, लॉन्स लॉट कहता है कि इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। हाउ डज द स्पीकर कंपेयर द स्काई लार्क टू ए हाई बॉर्न मैडन, है ना। ये जो स्पीकर है स्काई लार्क को कैसे एक हाई बॉर्न मेडन से कंपेयर करता है। तो आपको पता है स्काई लार्क क्या है, बहुत ही फेमस ब्यूटीफुल लिरिक है पीबी शैली की। द maiden has beauty like the word song. The both are up high where they are out of sight. The maiden gives her heart as a skylark sing with their heart. So C is the right answer. नेक्स्ट है 74, एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, इस हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने को भी आएंगे, इस एक या दो दो क्वेश्चन। नेक्स्ट है 75, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग एंड पैटी इन द प्ले। ठीक है, ये जो मैग एंड पैटी, इन दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है इन दोनों के प्ले में, आपको बताने हैं। तो कौन से प्ले की यहाँ पे बात हो रही है, पहले तो आपको उसका उस प्ले का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैरोल्ड पिंटर, ठीक है, हैरोल्ड पिंटर का प्ले है बर्थडे पार्टी, आपके सिलेबस में वहाँ से ये क्वेश्चन है। उस बर्थडे पार्टी के अंदर कुछ करेक्टर हैं, जैसे मैग है, पैटी है, ठीक है, स्टैनली है, मैकैन है, और एक लड़की है लूलू करके। ये कुछ 5 करेक्टर उस प्ले के अंदर हैं। और ये जो प्ले है इनका हैरोल्ड पिंटर का, ये लिटरेचर का मतलब एब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, सो इसमें ये जो मैग और पैटी हैं, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, मैग एंड पैटी कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर, हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो प्ले है स्टार्ट ही इन दोनों की डिस्कशन से होता है। ठीक है, मैग एंड पैटी आपस में सुबह की जैसे जो होता है ना, चाय पीना और न्यूज़पेपर पढ़ना और डिस्कशन करना आपस में, जो हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं, वहाँ से इस प्ले की शुरुआत होती है। और एक और है, हैरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आता है कि उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो ये है आपका 2005 में। ठीक है, 2005 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है 76, अकॉर्डिंग टू बेकन हाउ टू स्टडी सर्व अस। ठीक है, ये जो बेकन है इन्होंने आपको पता है दो ऐसे लिख, मतलब ऐसे तो बहुत लिखे हैं, लेकिन इनके जो दो ऐसे हैं वो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ये इंग्लिश एसेइस्ट हैं और इंग्लिश में भी इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंग्लिश में जो ऐसे लाने का जो श्रेय है वो बेकन को जाता है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि फादर कौन है ऐसे के, तो आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो मॉन्टेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच राइटर है। लेकिन फ्रेंच, ये एक फ्रेंच की जो विधा थी, इसको इंग्लिश में लाने का जो श्रेय है ना वो बेकन को जाता है। बेकन इंग्लैंड में लेकर आए थे ऐसे, तो इंग्लिश ऐसे का जो फादर है वो बेकन को माना जाता है। और प्रिंस तो आपको पता ही है, चार्ल्स लैम्ब में। तो चार्ल्स लैम्ब भी आपके सिलेबस में है, उनका ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आएगा, उसमें से आपसे करेक्टर पूछा जा सकता है, या फिर चार्ल्स लैम्ब के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बेकन से भी मिलेगा, क्योंकि बेकन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश की हिस्ट्री में। तो इनके जो ऐसे हैं, ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, है ना, एक तो है ऑफ स्टडीज़, है ना, मैं स्पेलिंग ऐसी लिख देती हूँ, इस मतलब राइटिंग ऐसा ही है, स्टडीज़। ठीक है, स्टडीज़, इसमें इन्होंने ये बताया है कि स्टडीज़ के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, मतलब किस बुक को कितनी मात्रा में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी बुक को हमें डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, कौन सी बुक को हमें सरफेस लेवल पर पढ़ना चाहिए। मतलब स्टडी के बारे में इन्होंने पूरा कुछ बताया है उसमें। एक ऐसे है इनका जो आपके सिलेबस में है, वो है ऑफ ट्रूथ। अब पता नहीं ट्रुथ से आएगा या स्टडी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बेकन हाउ टू स्टडी सर्व अस, इनके अकॉर्डिंग क्या है, फॉर मार्सलिंग वंस अफेयर स्किलफुली, फॉर जजिंग इम्पार्शियली, फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, सो ये वाला आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, ये हमारी हमारी जो नॉलेज है या हमारी जो भी स्पीच है, भाषा है, तो स्टडी इसको क्या बनाती है, ऑर्नामेंटल बना देती है। ठीक है, ऐसा मानना था उनका।
मानना क्या है, ये सही बात है। अगर हमें नॉलेज है या हम बहुत सारे वर्ड्स जानते हैं या कुछ है, तो हम अपनी लैंग्वेज को बहुत ही इलेबोरेट वे में बोल सकते हैं, ठीक है। हम अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्पीच है, हमारी जो स्टाइल है, वो ऑर्नामेंटल बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्राफ्टी मैन एंड वाइज मैन एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न अकॉर्डिंग टू बेकन। तो यहाँ पर भी वही है, बेकन का स्टडी जो ऑफ स्टडीज़ इनका जो ऐसे है, वहाँ से ही क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस होता है क्राफ्टी मैन में और वाइज मैन में, इनके अनुसार, बेकन के अनुसार, ठीक है। तो जो क्राफ्टी मैन होते हैं ना, वो स्टडी को कंडेम करते हैं, उन्होंने ये कहा है अपने ऐसे में। और जो वाइज मैन होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जो पढ़ाई पढ़ाई क्यों करते हैं, वो उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं उसका। इसीलिए तो जो वाइज मैन होते हैं वो जानते हैं मतलब उसको यूज़ करना, और जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो उसको कंडेम करते हैं, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो कट अप, कट ऑफ, कट डाउन, कट अक्रॉस। तो यहाँ आपको आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी गई है, ठीक है। तो राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स, मतलब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब महंगाई दर बढ़ जाती है, तो क्या होगा, वो किस चीज़ पर मतलब लोगों को फोर्स करेगी कि लोग अपने खर्चों में कटौती कम कर दें, है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो कटौती कम करना मतलब कट डाउन कर लें अपने खर्चों में, एक्सपेंडिचर में वो क्या करेंगे, कट डाउन कर लेंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 79, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज़ नोन एज, ठीक है। नेचर की वजह से बहुत सारा आपका डैमेज हो जाता है और आपके जीवन में मिसफॉर्चून आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य आया है वो नेचर की वजह से आया है। वो चाहे कैसे भी हो, आप किसान हैं, आपकी आपकी फसल है और मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा तूफान आ गए, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो क्या है, आपका जो फसल जो ख़राब की किसी इंसान ने नहीं की, वो नेचर ने की है। तो नेचर से जो आपका मतलब जो मिसफॉर्चून होता है, उसको कैलामिटी कहते हैं, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। कैलामिटी का मतलब होता है संकट या विपदा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, हु इज़ द क्वीन ऑफ विच क्राफ्ट इन दी प्ले मैकबेथ, ठीक है। ये जो प्ले है मैकबेथ, ठीक है, ये ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। और आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर के आप जो प्ले हैं, उनमें से 3 प्ले आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। जिसमें से एक है आपका मैकबेथ, ठीक है, जिसको आपने शायद पढ़ लिया होगा, मैकबेथ है। और 2 इसमें कॉमेडी आ रही हैं, एक है ट्वेल्थ नाइट और एक है आपका ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट, 3 प्ले हैं और 2 सोनेट हैं उनकी आपके सिलेबस में। एक तो सोनेट नंबर 138 है और एक सोनेट नंबर 29। तो यहाँ मैकबेथ से पूछा जा रहा है कि जो विच क्राफ्ट है, जो जो चुड़ैल हैं उसमें, मैकबेथ में, उसकी क्वीन कौन है। तो यहाँ पर उसकी जो क्वीन है वो मतलब विच क्राफ्ट की, वो है हिकेट, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिकेट इज़ द क्वीन ऑफ विच क्राफ्ट। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 81, हु किल्स डोनाल्ड बैन, ठीक है। डोनाल्ड बैन को कौन मारता है, तो ये भी आपका मैकबेथ से पूछा गया क्वेश्चन। डोनाल्ड बैन को कौन मारता है, यहाँ ऑप्शंस हैं आपके, मैकबेथ, मालकॉम, अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर बाई मैकबेथ, नो वन। तो कौन मारता है उसको प्ले के अंदर, ठीक है। तो कोई नहीं मारता इसको, डोनाल्ड मैन को, क्योंकि ये मरता ही नहीं है, ये तो जिंदा रहता है पूरे प्ले में, है ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि ये डंकन है ना, किंग डंकन का मर्डर होता है इस प्ले के अंदर, मारता है मैकबेथ, ठीक है। ये मैकबेथ किलर है, ये डंकन को मार देता है। और ये डोनाल्ड मैन और ये जो है मालकॉम, ये दोनों के दोनों इस डंकन के बेटे हैं, ठीक है। ये बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा, ये दोनों डर के मारे भाग जाते हैं, स्कॉटलैंड छोड़कर ही भाग जाते हैं। तो ये मरते नहीं हैं। और बाद में फिर जब मैकबेथ का मर्डर हो जाता है, मैकडफ मार देता है उसको, मर्डर क्या मतलब उसको मार देता है युद्ध में, तब ये राजा बनता है, ठीक है, मालकॉम। तो कोई भी नहीं मरता इसमें, दोनों बेटे जिंदा रहते हैं डंकन के। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82, व्हाट डज द स्पीकर रेफर द अर्न टू, है ना। जो स्पीकर है वो अर्न, अर्न से क्या कहता है। तो आपको पता है अर्न मतलब है यहाँ पर ग्रेशियन अर्न, जो पोइम है जॉन कीट्स की, है ना, वो वहाँ से ये क्वेश्चन है। ग्रेशियन अर्न का मतलब होता है यूनानी कलश। तो वहाँ पर एक यूनानी कलश है और उसी उसी के बारे में वो वहाँ पर पूरी जो पोइम है उस कलश के बारे में है। तो उस कलश से क्या कहते हैं वो जॉन कीट्स, मतलब स्पीकर यहाँ पे कौन है, जॉन कीट्स।
तो उससे कहते हैं कलश से कहते हैं वो एन अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है, कि तुम क्या हो, अनरेविस्ड, एक पवित्र ब्राइड हो क्वाइटनेस की, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द वेस्ट विंड ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेसी की ट्रम्पेट क्यों है ये वेस्ट विंड अकॉर्डिंग टू शैली, ये आपको यहाँ बेसिकली बताना है, वेस्ट विंड से है। वेस्ट विंड इज़ अ वेरी फेमस पोएम बाय पीबी शैली, ठीक है। तो वो उसको प्रोफेसी मानते हैं, क्यों, क्योंकि इट ब्रिंग्स द प्रॉमिस ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ये प्रॉमिस करती है कि स्प्रिंग आएगा। मतलब प्रोफेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई कथन या स्टेटमेंट जो पहले से ही तय है, पहले से ही बता दिया जाए आपको, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफेसी। तो वो वेस्ट विंड को कहते हैं कि तुम प्रोफेसी हो स्प्रिंग की, क्योंकि तुम ये बता देती हो हमें कि अब क्या आएगा, स्प्रिंग आएगा, ठीक है, तुम्हारी बात। तो ये सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, व्हाट आर दी थॉर्न ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थॉर्न ऑफ लाइफ से क्या मतलब है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये यहीं से ऊपर वाली जो ये पोइम है ये सॉरी वेस्ट विंड, यहीं से लिया गया है। यहाँ पर शैली लास्ट लाइन में बोलते हैं, मतलब लास्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि मतलब मैं तंग आ गया हूँ, आई ब्लीड थॉर्न ऑफ लाइफ, मतलब ये जो जीवन के थॉर्न्स हैं, कांचे हैं, उनसे मैं क्या हो गया हूँ, ब्लीड हो गया हूँ, मतलब परेशान हो गया हूँ। अब मुझ में पहले जैसा वो जुनून, वो ताकत, वो ऊर्जा नहीं रही है जो तुम में है, तो तुम मुझे अपनी शक्ति दे दो। इस तरीके से वो उससे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थॉर्न का मतलब पूछा गया है, थॉर्न मतलब कांटे। सो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज से है इसका मतलब, ठीक है, जो लाइफ में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनको यहाँ पे शैली ने पोइम के अंदर थॉर्न बोला है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। इस पोइम का स्ट्रक्चर क्या है, अब ये बताना है। इसी की बात हो रही है, ठीक है। राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, राइम आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि आपकी जो पोइम है उसका जो मतलब जो फुट है, ठीक है, वो इस तरीके से है, जैसे मान लो 1 फुट है, 1 फुट मतलब एक वर्ड की तरह होता है, ठीक है। इसमें 2 सिलेबल आपको मिलेंगे, एक होगा आपका अनस्ट्रेस और एक होगा आपका आइम मतलब स्ट्रेस, ठीक है। तो जो आइम्बिक होता है ना, आइम्बिक जो मीटर होता है, इसमें अनस्ट्रेस लेवल पहले आता है और फिर स्ट्रेस आता है। इसी तरीके के जोड़े जोड़े को हम आइम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड आएंगे, जैसे मैंने लिखा आपको डिफाइन, डिफाइन, तो डी, डी जल्दी से मैंने बोल दिया तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा, लेकिन फाइन एक स्ट्रेस है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस लेवल। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हाउ वुड द टोन ऑफ दिस पोइम बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। इस पोइम की जो टोन है उसको आप कैसे बेस्ट वे में बता सकते हैं, तो ये अनसेटिंग है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 87, व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका जॉन मिल्टन का है, ठीक है। जॉन मिल्टन के 2 वर्क हैं, एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक आपका पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट बुक है वहाँ से आएगा। तो एक या क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा बस पेपर में, ठीक है, पोइट्री से। तो ये जो सोनेट है ये कैसी है, तो ये पिटारकन सोनेट है, ठीक है। आपको पता है सोनेट है ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी इंग्लिश सोनेट और एक होती है पेटारकन सोनेट। पेटारकन सोनेट होती है जिसमें क्या होता है कि 8 लाइन की स्टेंजा होती है, ठीक है। एक स्टेंजा होगी 8 लाइन की और एक होगी 6 लाइन की, यानी कि 8 मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब 6 लाइन की स्टेंजा को बोलते हैं सेस्टेट, और एक 8 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, हाँ, ऑक्टेव बोलते हैं उसको। तो ऑक्टेव और सेस्टेट, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये मतलब इटालियन पोइट थे पेटार्क, उन्होंने इस पैटर्न को अपना यूज़ किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस सोनेट का नाम पेटार्कन पड़ गया, ठीक है। ये पोइट थे इटली के। और जो इंग्लिश सोनेट होती है जो विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, वो आपकी होती है मतलब उसमें आपको क्वार्टन देखने को मिलेंगे कि है ना, ऐसे ए बी, ए बी, है ना, सी डी ई एफ जी जी, लास्ट में एक कपलेट होगा, मतलब 4 4 लाइन को मतलब 4 4 लाइन की 3 स्टेंजा होंगी, है ना, और एक कपलेट होगा लास्ट में। तो इस तरीके से इंग्लिश सोनेट होती है। इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम है वो होती है ए बी, है ना, सी डी ई एफ और जी जी, लास्ट में एक कपलेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है पिटारकन में लास्ट में एक
सेस्टेट होता है, यानी कि 6 लाइन की स्टेंजा होती है और स्टार्टिंग में एक 8 लाइन की होती है, तो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है 88, व्हाट डज मिल्टन मीन बाय इर हाफ ऑफ माई डे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग में बोलते हैं वो इस पोइम के, इर हाफ ऑफ माई डे। हाफ का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कैसे मैं अपनी अपनी जीवन अपनी उम्र की मतलब आधी उम्र में, मैं अपनी आधी उम्र में अंधा हो गया हूँ। हाफ मतलब आधा। सो वो ये बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इर का मतलब होता है पहले और हाफ माने आधा। सो ठीक है, सो ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ एंड टोटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44। ठीक है, तो 44 एज क्या होती है? बीच की एज होती है। ठीक है ना, आप जवान हो ना एकदम बूढ़े हो, आप बीच में ही हो अभी। तो उसी में वो अंधे हो जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि कैसे मैं अपने मतलब आधी उम्र में ही मैं अंधा हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 89, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो पार्ट हैं ट्रेजेडी के, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। जैसे क्या चीज़ पहले आएगी, जैसे क्लाइमैक्स है, कैटास्ट्रॉफी है, एक्सपोजिशन है, फॉलिंग एक्शन है या राइजिंग एक्शन है, क्या पहले आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। सो आपका जो ट्रेजेडी है उसका एक जो पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी एक्सपोजिशन। ठीक है, एक्सपोजिशन। फिर आता है आपका राइजिंग एक्शन, यहाँ पे सेकंड नंबर पे राइजिंग एक्शन है ना। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है आपका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स, और फिर ये हो जाता है फॉलिंग एक्शन। ठीक है, फॉलिंग। फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, एक्सपोजिशन, फिर ये हो गया राइजिंग एक्शन, यहाँ पे हो गया क्लाइमैक्स, और यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, ये एक्सपोजिशन हो गया, ये आपका राइजिंग एक्शन हो गया, ये आपका क्लाइमैक्स हो गया, ये आपका फॉलिंग एक्शन हो गया, और ये आपका मतलब जो कंक्लूजन होता है वो हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब लगा लो यहाँ पे पहले पर क्या आएगा, ये मतलब सबसे पहले क्या बनता है हमारा एक्सपोजिशन, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3 नंबर। एक्सपोजिशन आएगा सबसे पहले, फिर आता है आपका राइजिंग एक्शन। तो राइजिंग एक्शन 5 पर है, तो 3 5। फिर राइजिंग राइजिंग एक्शन के बाद आती है आपकी क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स 1 पर है। क्लाइमैक्स के बाद आपका फिर फॉलिंग एक्शन होता है, तो फॉलिंग एक्शन 4 पर है। और फिर आता है आपका कैटास्ट्रॉफी, तो कैटास्ट्रॉफी 2 पर है। कैटास्ट्रॉफी मतलब एंड ऑफ द, मतलब ट्रेजेडी को हम कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेडी की बात हो रही है। ठीक है, ट्रेजेडी लिखा हुआ है ना, जो ट्रेजेडी का जो एंड है, कंक्लूजन है, उसको हम कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। अगर यही कंक्लूजन आपका अगर कॉमेडी का है तो हम उसको डिनोमा कहते हैं। ठीक है, तो डिनोमा क्या है कि एक जनरल टर्म होता है, वो किसी के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन कैटास्ट्रॉफी आपका केवल और केवल ट्रेजेडी में यूज़ होता है, ये हमें पता है बात। तो आप देख लो, आप 3 5 1 4 2 कहाँ लिखा है? 3 5 1 4 2। ठीक है, डी वाला हो जाएगा आपका आंसर, 3 5 1 4 2। ठीक है, जो मैंने बताया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है 90 यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवल related to adventure of an eccentric or disreputable in episodic form and genre get from the Spanish word picaro or ro। ठीक है, तो एक यहाँ नोवेल की बात हो रही है कि ये कौन सा नोवेल है आपका जो एक्सेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल मतलब हीरो के एडवेंचर से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है इस आया है आपका स्पेनिश वर्ड है पिकेरो, जिसका मतलब होता है रग। रग मतलब होता है कोई दुष्ट। ठीक है, तो एक ऐसा नोवेल जिसमें कोई दुष्ट इंसान है, उसके एडवेंचर की बात होती है, उस नोवेल को हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है आपके, एपिस्टलरी नोवेल, सैटायरिकल नोवेल कहेंगे, एलेगरिकल नोवेल कहेंगे, या पिकारेस्क्यू नोवेल। तो उसको हम पिकारेस्क्यू नोवेल कहेंगे। पिकारो वर्ड आपको पता है स्पेन से आया, इसका मतलब होता है रग। तो इसी के नाम पर, इस वर्ड के नाम पर ही इसका नाम है पिकारेस्क्यू नोवेल, जिसमें कोई दुष्ट व्यक्ति या कोई रग होता है, उसके एडवेंचर का, उसके एडवेंचर की जर्नी क्या रही, वो सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट है 91, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस आपने देखा है
कि ये आपको लग रहा होगा कि नाउन है वर्ड, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वर्ब की स्पेलिंग भी यही होती है। तो यहाँ पर आपसे नाउन पूछा है, तो एक्सपीरियंस का जो नाउन है वो भी सेम ही है, ठीक है, यही स्पेलिंग नाउन में भी आएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ठीक है। अब यहाँ पर 92 में पूछा है द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज। तो रेयर की नाउन फॉर्म पूछी है, तो देख लो यहाँ पर रेयरनेस है, रेयरमेंट है, रेयरली है या रेयरटी। तो रेयरटी इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, RARITY। तो आपको पता है ना कि ये जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जैसे ITY, है ना, ये NESS ION और ENCE, इस तरीके के जो सुफिक्स होते हैं ये, इनसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्ड नाउन बन जाते हैं, ठीक है। हर वर्ड नहीं बनता है, कुछ कुछ ऑप्शन मतलब एक्सेप्शन भी होते हैं। नेक्स्ट है 93, गिव द राइट सुफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो किंग है ना, ये कॉमन नाउन है, आपको पता है कोई भी राजा है ना कॉमन नाउन है, लेकिन हमें इसका अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट में बदलना है, तो हम इसमें कौन सा सुफिक्स ऐड करें कि ये वर्ड जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नाउन के ऊपर पूछे जा रहे हैं आपसे, जैसे फॉर्मेशन से हैं ये। यहाँ पर किंग है, ये कॉमन नाउन है, अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुफिक्स है वो डम लग जाएगा, DOM, डम, और आपकी जो नाउन बन जाएगी वो बन जाएगी किंगडम, ठीक है, किंग डम। और किंगडम आप जानते हैं कि राज्य को कहते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। नेक्स्ट है 94, द प्रॉपर वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ठीक है, ये आपका कॉमन कलेक्टिव नाउन से आ गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन है। हर्ड बोलेंगे, कैटल बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे, बंच बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट को हम हर्ड बोलते हैं, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, मिस हैविसम रिमेन्ड अ स्पिनिस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिकॉज, ठीक है, ये जो मिस हैविसम है आपको पता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है ना, चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, और 1861 में ये आपका आया, पब्लिश हुआ। तो इसमें ये जो हैविशम है ये पूरी लाइफ क्या है, स्पिनिस्टर रहती है। स्पिनिस्टर का मतलब होता है एक ऐसी औरत, मतलब बड़ी उम्र की औरत जो जिसकी शादी ना हो, है ना, बड़ी उम्र की जो औरत है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उम्र में लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको हम बोलेंगे स्पिनिस्टर, ठीक है। तो ये शादी नहीं करती, क्योंकि इसके जो जो हस्बैंड था इसका, उसने इसको धोखा दिया था, इसलिए। सो सी इज़ द राइट आंसर, सी वॉज बिट्रेड बाई द ब्राइड ग्रूम, अपने मतलब जो दूल्हा जो इसका वो था फियोंसे, उसने इसे धोखा दिया था। नेक्स्ट है 96, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ टिमरस। टिमरस का सिनोनियम क्या होगा। तो टिमरस मतलब होता है कायर व्यक्ति, कायर को हम बोलते हैं, तो टिमिड हो जाएगा, है ना, टिमिड मतलब भी कायर होता है। नेक्स्ट है 97, चूज द राइट ऑप्शन विद एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो इनविंसिबल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई जीत ना सके, जो अजय है, ठीक है। तो ये जो इन है ना, इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिस वर्ड के आगे भी ये लग जाता है ना, तो उसका मतलब हो जाता है नॉट। तो विंसिबल मतलब जीतना, जीतने योग्य, और इन लग गया इनविंसिबल, तो ऐसा व्यक्ति हो गया वो जो जीता ना जा सके। तो इसका सिनोनियम यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिफीटेड, स्पोकन, लर्न, अनकॉन्क्यूरेबल, ठीक है। तो ये भी यही बात है, इसका भी मतलब हिंदी मीनिंग वही है जो मैंने अभी इनविंसिबल का है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 98, गर्ल्स वर्दी इज। तो गर्ल्स वर्दी हैं, ठीक है, तो जो लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग LT का भी पढ़ रहे हैं, तो उनको तो पता होगा क्योंकि ये TGT के सिलेबस में है गर्ल्स वर्दी। तो गर्ल्स वर्दी हैं, कैसे राइटर हैं, ये एक रियलिस्ट हैं, ठीक है। सो अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99, द ऑड टू द वेस्ट विंड हैज़। अब ये पोइम अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी, PB शैली की बहुत फेमस ऑड है, ठीक है, और ये टेरेसा रेमा में लिखी गई है, आइम्बिक राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में है। इसमें कितनी स्टेंजा हैं, तो ये 5 स्टेंजा में है ये पोइम, ठीक है, 5 स्टेंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 100 पे आगे, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा है, टॉम आई एंड यू एट सी स्वीट, आई यू एंड टॉम एट स्वीट, यहाँ पे भी वही एट स्वीट, यहाँ पे भी एट स्वीट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे ऑर्डर देखना है इनका, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन से पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोनाउन में जो ऑर्डर होता है ना लिखने का, प्रोनाउन लिखने का, वो ये होता है 2 3 1, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। तो इस 2 का मतलब है कि आपका सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यानी कि यू, 3 थर्ड पर्सन, और 1 हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। तो देख लो यहाँ पे यू किस में आ रहा है,
ठीक है। तो टॉम और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यू, ये आपका हो गया सेकंड पर्सन, ये टॉम आपका थर्ड पर्सन हो गया। किसी भी व्यक्ति के जो नाम होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, और ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, तो ये हो गया, ये बन गया आपका ऑर्डर। तो 231 का ऑर्डर रहता है, ठीक है, प्रोनाउन का। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 101, विच वन इज करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, दैट अर्थ इज राउंड, दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी तो गोल है। ये तो है नहीं कि थी, पहले थी और अब नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी भी गोल है, आज भी गोल है, कल भी गोल है, आगे भी रहेगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। ही सेड टू मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आप इस सैड को आप बदल दोगे, सैड टू को आस्क्ड में बदल दोगे, है ना। तो आज हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, ये जो वाज है फिर बाद में आ जाएगा, ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 103, ही सैड ही कुड नॉट कम। उसने कहा, मतलब कहा कि वो नहीं आ सका था। तो ये इनडायरेक्ट है, ये सेंटेंस एक इनडायरेक्ट है ना। और आपको डायरेक्ट बनाना, अगर ये डायरेक्ट बनेगा तो ये कुड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन हो जाएगा, है ना। और ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही का यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा होगा तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा तो मी रहा होगा, है ना। पहले हम आई और मी को ही तो प्रीफर कर, मतलब प्रीफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे ही सैड, उसने कहा आई कैन नॉट कम, ठीक है। अब हमने इसे इनडायरेक्ट में जब बनाया होगा तो ये जो आई है ये ही, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये आई हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ना, वो थर्ड पर्सन होगा, ही सेड टू हिम होगा यहाँ पे, तो वो उसकी वजह से, हिम की वजह से यहाँ पे आई ही में चेंज हो गया होगा। यहाँ पे लिख रहा है ना ही कुड नॉट कम, तो यहाँ पहले होगा आई कैन नॉट कम, तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है 104, सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में आपको करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, माई फेवरेट टीचर, हु, ठीक है। तो यहाँ पे हु से पहले ये कॉमा नहीं आया, गलत है। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट सम, बी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो यहाँ पे पोज करके आपको क्या सही लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग 20 करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 105, अकॉर्डिंग टू ए ग्रेट फिलोसोफर मैग्नानिमिटी इन अ मैन इम्प्लीज मैनी अदर क्वालिटीज़, ठीक है। ये मैग्नानिमिटी आप जानते हैं, उदारता को कहते हैं, उदारता। जिस व्यक्ति में मैग्नानिमिटी है उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो क्या होती है उसके अंदर, पुअर्टी होती है नहीं। जो इंसान उदार है उस वो गरीब हो ही नहीं सकता, है ना। ज्वेलसी भी नहीं हो सकती, ना एनमिटी हो सकती है, ठीक है। मीननेस, यहाँ पर आंसर दे रखा है, अब ये आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 106, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ पोएम बाय। ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ये किसकी पोएम है, पता है आपको, निजी मैजिकल, ठीक है, इंडियन पोइट हैं, इनकी पोएम है ये, निजी मैजिक किल की, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें एक स्कॉर्पियन बिच्छू आ जाता है उनके घर में, बारिश की रात होती है, उनकी माँ को काट लेता है, 20 घंटों तक उनकी माँ पर इस बिच्छू के जहर का असर रहता है। बाद में उसकी माँ ठीक हो जाती हैं, फिर वो भगवान को थैंक यू बोलती हैं, और थैंक्स में बोलती हैं कि भगवान थैंक यू कि आपने मुझे, मतलब बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये पूछा जाता है कि जो ऑथर है उसकी माँ ने क्या कहा एंड में। तो वो कहती है कि थैंक्स गॉड फॉर इस, मतलब स्पेयर माई चाइल्ड, मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए होता है ये। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें सेल्फलेस जो लव है माँ का अपने बच्चों के प्रति, वो दिखाया है कि कैसे एक माँ मतलब ये सोचती है कि मेरे बच्चे बच गए, मतलब मुझे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे ठीक रहने चाहिए, ये एक इंडियन माँ की फिलोसफी होती है। तो वो इन्होंने इस पोइम में दिखाया है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन द रिटन कम्युनिकेशन मैसेज और पर्पस, ठीक है। तो लेटर का कौन सा पार्ट होता है जिसमें कम्युनिकेशन मैसेज होते हैं, जो जिस पर्पज के लिए आपने जो लेटर लिखा है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो किस पार्ट में होता है। तो आपको पता है सैल्यूटेशन वगैरह, ग्रीटिंग, ये सारे लेटर के कई पार्ट होते हैं, कई पार्ट से बन के लेटर बनता है। तो ये एक क्वेश्चन आपको लेटर से रिलेटेड जरूर इस एग्जाम में आएगा,
ठीक है, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर जो पर आप कम्युनिकेशन लिखते हो अपना, मतलब अपनी जो बात लिखते हो, जिस पर्पज़ के लिए आपने वो मैसेज लेटर लिखा है, उस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उस लेटर की बॉडी। नेक्स्ट है 108, आइम्बस इज अ मैट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, आइम्बस क्या है? एक मैट्रिकल फूड है जिसमें होते हैं 2 सिलेबल, 4 सिलेबल और 1 सिलेबल और 3 सिलेबल। तो आइम का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग की बात करूँ तो आइम का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें 2 सिलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सिलेबल। और मैंने बताया था अनस्ट्रेस स्ट्रेस ऐसे करके कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है 109, एंड आइडियल इज यूजुअली अ पोइम अबाउट। आइडियल क्या होती है? एक पोइम होती है जो किसके बारे में होती है आपको बताना है। सो ये एक तरह से पिक्चर्स क्यू सिटी लाइफ को दिखाती है, पेनोरमिक व्यू ऑफ नेचर को दिखाती है, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पिक्चर्स क्यू कंट्री लाइफ, ठीक है, कंट्री लाइफ को ये दिखाती है, जैसे पेस्टोरल पोइम होती है ना, सिमिलरली ये होती है। नेक्स्ट है 110, द बेस्ट पॉलिसी इज़ टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो ये फ्रेज है, आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर, यानी कि जो ट्रबलसम मैटर है उन पर बात करने से बचना। ओके, सो इसका ये है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। नेक्स्ट है 111, ही वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। तो वो ब्राउन स्टडी में था और ऐसा लगता है कि उसने मेरा जो पॉइंट था वो कैच नहीं किया। इट मीन्स क्या हुआ कि वो पढ़ाई में मतलब एकदम से घुसा हुआ था, पढ़ाई के अंदर इतना तल्लीन था कि उसको समझ ही नहीं आया कि मैं व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका मतलब हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, यानी कि वो अपना पढ़ाई में एब्जॉर्ब था। ठीक है, पूरी तरह से। नेक्स्ट है 112, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछिए क्विंटेसेंस। ओके, तो क्विंटेसेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ये वाली क्विन। फिर टेस देखो, टी के बाद अब टेस डबल एस देखो, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर डबल एस तो है लेकिन क्यू के बाद यू भी होना चाहिए, तो यहाँ पे यू नहीं है। तो आपकी जो करेक्ट हो जाएगी वो होगी ए। 113 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग रिदम। रिदम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखो, रिदम की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है सी। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। ओफ ऑफ फ्लैटरी सूट द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। तो ईयर ऑफ डेथ, डेथ के ईयर हो सकते हैं, ये तो हम लोगों के होते हैं, है ना। तो यही पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का। बाकी देख लो आप रीड करके, कैमल इज़ द शेप ऑफ डेजर्ट, ये तो मेटाफर है। ही वॉज ए मैन ऑफ आयरन करेज, है ना, ही मस्ट बी, कोई नहीं, वो पहला वाला ही सही है। 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। तो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, है ना, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट एड्रेस होता है डेड पर्सन या एब्सेंट ऑब्जेक्ट, है ना, या किसी मरे, मतलब जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट कोई आइडिया है उसको डायरेक्ट एड्रेस होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, मैन इज़ द मीजर ऑफ ऑल थिंग, पैट्रियोटिज्म, वॉट हॉरर आर डन इन योर नेम। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, माई लव इज़ द रेड रेड रोज, ये भी नहीं है। ऑल दैट गिल्टर इज़ नॉट गोल्ड, ये भी नहीं है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 116 से 120, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पैसेज है, इफ़ यू वर आस्क्ड 20 पीपल द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस यू वुड गेट 20 डिफरेंट आंसर। ठीक है, अगर आप 20 लोगों से पूछोगे मतलब पूछोगे फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 20 लोगों से पूछोगे ना तो 20 आंसर आपको मिलेंगे, है ना। फिटनेस इज ऑल थिंग टू ऑल पीपल, a precious commodity which enable us to live our life to the full, yet is really cherished only when it begins to fade away। तो यहाँ पर आप पहले ही सेंटेंस से आपको आइडिया कन्वे हो गया होगा कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की बात यहाँ पर होगी इस पैसेज के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करना होता है। और तरीका मैंने आपको लास्ट जो सेट था हमारा प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास टाइम की कमी है ना और नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत ज़्यादा आप श्योर हो अब तभी करना, एकदम से ऐसे ही नहीं कि बस मारते जाओ तुक्के। तुक्के बहुत कम लगाने की कोशिश करना एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में, एलटी वाले में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पोज कर लो वीडियो को और इस पैसेज को आप पढ़ लो अच्छे से, फिर आप खुद से
ये आंसर हैं, आप मतलब क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, तो पहले क्वेश्चन रीड करना इसके। अगर आपके पास एग्जाम में से टाइम कम हो ना, तो सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन रीड करके ही आपको आइडिया कन्वे हो जाएगा कि व्हाट इज़ दी मेन थीम इन द पैसेज, और फिर आप कर पाओगे इसको, ठीक है। तो इसको पोज कर लो और फटाफट से इसके आंसर्स को पढ़ के आप अंडरलाइन कर लेना पैसेज में कि क्या क्या पूछा जा रहा है। एंड फिर नीचे यहाँ पर जाना, 16 से लेके 120 यहाँ पे आ जाना आप। ये रहा आंसर, यहाँ पे ये आंसर की लिस्ट है ना, तो ये यहाँ पे आप अपना मैच कर लेना कि हमारे कौन से कितने आंसर हमारे पैसेज के सही जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6। आई होप you like the session. If you like my session, please do like and share this channel. Thanks for watching this video. Thank you so much.